हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। यानी कि हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक न्यूमेरिकल का ही पूरा वीडियो था, तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 वीडियो है। यानी कि ये प्रैक्टिस है, एक तरह से प्रॉब्लम प्रैक्टिस है। तो हमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक वीडियो लेक्चर में देखा, उसका ये दूसरा वाला पार्ट है। आज हम लोग कुछ और सवाल लेंगे। तो हमने जो वेक्टर एनालिसिस चैप्टर है, जो वेक्टर है, उसकी पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर रखा हुआ है। और उससे रिलेटेड जो जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड हुए सवाल हमने बताया था कि 2-4 वीडियो लेक्चर में हम ओनली क्योर न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो एक वीडियो हमने पार्ट ख़त्म कर दिया, फर्स्ट वो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम की वीडियो थी, ये दूसरी है, ठीक है ना। तो दूसरे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम वीडियो लेक्चर है, वो इसमें एक सवाल है कि कह रहा, पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और सभी भुजाओं की लंबाई ए है, केंद्रक ओ दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ। तो ये ज्ञात करना है 4 चीजें। ए बी बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ओ ए ओ बी प्लस ओ सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अरे का मैग्नीट्यूड अगर n में है तो n बराबर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी वेक्टर अगर n एओ वेक्टर के बराबर हो तो n क्या होगा, ठीक है ना। ये 3 तरह के इसमें सवाल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये ए सी है, सॉरी, यहाँ पर ए और सी है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 1, ए क्या है। देखिए, ये कह रहा है कि ए बी यानी कि त्रिभुज की ए बी भुजा ली गई है, फिर बी सी ली गई है और फिर सी ए ली गई है। यानी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान क्रम में लिया गया है, तो जिनका सदिश योग क्या होगा, 0 होगा। उनका सदिश योग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये भुजाएं जो त्रिभुज की हैं वो क्या ली गई हैं, समान क्रम में ली गई हैं। तो ये क्या होगा, 0। अगर ये दोनों समान क्रम में, ये विपरीत क्रम में ली गई होती तो इनका सदिश योग इसके बराबर होता, ठीक है ना। इनका सदिश योग बराबर होता, जैसे कि अगर मान लीजिए ए बी और बी सी ये क्या है, समान क्रम में है, और ए सी इनका क्या होगा, सदिश योग होगा। ए सी क्या होगा, सदिश योग होगा। और जाहिर सी बात है कि ए सी के बराबर अगर हमें वेक्टर में लेना है तो ये माइनस सी ए कहना होगा, ठीक, माइनस सी ए करना होगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो सी ए जब बनेगा तो इक्वल टू 0। तो पहला आंसर है कि उसका योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा बी वाला कह रहा है कि ओ ए वेक्टर ओ बी और ओ सी क्या होगा। देखिए, जब समबाहु त्रिभुज है, ओ इसका केंद्रक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों आपस में मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और प्रत्येक कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 120 डिग्री। अब जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल सेम होता है तो तीनों वेक्टरों का सदिश योग 0 होता है। वो कैसे कि देखिए, ये मान ले, सपोज करिए इसकी वैल्यू जो है, हम कोई नाम ले लेते हैं एक्स एक्स एक्स। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड, इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो इसके बीच से होकर जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों परिमाण में बराबर हैं तो इससे बीच के होकर जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, x। अब देखिए कि x एक सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओशी की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और ये जो आएगा इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो सेम मैग्नीट्यूड का है वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसको कैंसिल कर देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर देगा। आप करके भी देख सकते हैं।
अगर मान लीजिए ये कितना आता है, देखिए इसी के बराबर आएगा, इसका नाम अगर हम रख देते हैं y, तो चलिए x का स्क्वायर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, फिर 2x इंटू एक्स कास 120 डिग्री y। अब देखिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन कास 120 का मान माइनस हाफ होता है, 2 से 2 कट गया, तो ये देखिए 2x स्क्वायर से बचे ये 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर x, यानी कि यही वैल्यू इसकी भी आ गई y बराबर x, यानी ये y हमने माना था तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया x आ गया, और सबको हमने x x माना था। तो देखिए सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब C क्या कह रहा है, C तीसरा कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड अगर NA के बराबर होगा तो N बराबर, अब देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड सब दिया हुआ है A, तो पहले हम जानते हैं कि AB वेक्टर प्लस BC का जो सदिश योग होगा वो AC होगा विपरीत क्रम में, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसमें एक लॉजिक ये लगाएंगे कि AC दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो इधर AC जोड़ेंगे, ठीक, और तो इधर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और इधर हो जाएगा 2AC वेक्टर। अब मॉड ले लेंगे दोनों तरफ का, और यही चाहिए, तो मॉड ले लेंगे, तो AC का मॉड क्या हो जाएगा A, तो यहाँ हो जाएगा 2A, तो जब यहाँ पे NA है, अब तुलना करें, यही बराबर क्या है इसी के बराबर NA है ना, तो N बराबर क्या हो जाएगा 2 तुलना करने का, ठीक। अब चलिए चौथा कह रहा है कि AB प्लस AC इक्वल टू NAO वेक्टर, तो N बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या करिए AB, आप AB को क्या लिख सकते हैं वेक्टर सदिश में AO और OC, AB को क्या लिख सकते हैं, हम D वाला लगा रहे हैं, AB को लिख सकते हैं AO वेक्टर प्लस OB, क्रम से ले गए भुजा बराबर ये हो जाएगा AB, ठीक है ना, यही तो होगा AB, इसी को क्या कहेंगे हम लोग AB, ठीक। और उसी तरह से AC को क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं जो AC है वो AO प्लस OC होगा, AO प्लस OC को हम क्या लिख सकते हैं AC, वेक्टर के त्रिभुज नियम से ना, देखो ये और ये हमें समान क्रम में चला, ये विपरीत क्रम में, अब इनको जोड़ देते हैं तो ये 2AO आएगा, ये हो जाएगा OB और OC, और ये हो जाएगा AB प्लस AC वेक्टर, यानी हमें AB AC चाहिए। अब देखें यहाँ पे OB और OC को क्या लिख सकते हैं, क्या है OB और OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट ये इसके बीच से होके जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, यानी OC के बराबर आएगा, यानी कि AO, और इसको लिख सकते हैं OA, और ये हो गया AB प्लस AC, लेकिन सॉरी ये इसका रिजल्टेंट तो आएगा इधर से, लेकिन हम ये वाला लेंगे तो इसके माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, भाई इसका और इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड इसी के मैग्नीट्यूड आएगा, तो कहने का मतलब हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो OA लेंगे, लेकिन इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो उसका हम नेगेटिव ले लेंगे, यानी इधर जो वेक्टर आएगा वो AC लेना पड़ेगा, अरे AO लेना पड़ेगा, भाई इसकी डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन उसी को हम इस साइड लेंगे तो इसकी डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो बदलना पड़ेगा, तो माइनस OA लगाना पड़ेगा,
माइनस ओ ए, इसकी दिशा हम बदल रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसी के बराबर होगा, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यहाँ पे इसको माइनस ले लिया गया है। अब देखिए, अब इसको सीधा अगर हम लोग करते हैं ए ओ, तो ये जब ओ ए माइनस है, जब ए ओ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये 3AO हो जाएगा और ये AB प्लस AC। अब इनकी तुलना करो, देखिए यहाँ AO था ना, इसीलिए हमारा जो लाने का मकसद AO था यहाँ पे। अब इससे तुलना करेंगे तो 3AO बराबर क्या है, NAO, तो n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था कि इनका जो परिणामी था वो इस डायरेक्शन में था और किसके बराबर था, इसके, लेकिन हमें इसी की दिशा बदल करके इधर लिखना है, तो हम OA को अगर माइनस OA लिखेंगे तो किधर दिखाएगा, इधर, तो इसीलिए मैंने इन दोनों का परिणामी माइनस OA करके दिखाया, ठीक है ना। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि सदिशों A, B तथा C का योग करना है। A, B, C का योग करना और बताना है कि इन तीनों का जो परिमाण होगा, परिणामी होगा, वो 50 इकाई होगा। क्या होगा, ये सवाल में क्या कहा है कि 50 इकाई परिमाण, और ये बताना है कि तीनों जो सदिश हैं वो x के साथ 45, और ये वाला जो दूसरा वाला है B वाला, सॉरी ये यहाँ तक है, वो 135, और ये C वेक्टर जो है x के साथ 315 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे ये हमको इनका तीनों वेक्टरों का परिमाण बताना है कि 50 इकाई होगा, ठीक है ना। अब बी सी के बीच का एंगल देखें, यहाँ पे देखेंगे कि वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का जो कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 315 है, ठीक है ना, और उसमें से ये वाला एंगल अगर घटा दिया जाए, इस पूरे में से इतना कट कर दिया जाए तो ये एंगल मिलेगा ना, यानी कि 315 डिग्री माइनस 135 तो मिलता है 180 डिग्री। अब कहने का मतलब है चूंकि ये दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे, ठीक है ना। परिणामी योग क्या होगा तब, इसलिए जो परिणामी योग होगा वो सिर्फ वेक्टर ए के बराबर होगा, और जो कितना होगा, 50 इकाई, कितना होगा, 50 इकाई। भाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका परिणामी योग कितना होगा, 50 इकाई, ठीक है ना, कितना होगा, 50 इकाई। और यह x के साथ कितने कोण पर होगा, यह जो है x अक्ष के साथ, एक तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 45 डिग्री कोण पर होगा, ठीक है ना। वो कहा है कि योग करना है, तो योग करना है, तीनों का परिमाण जो 50 इकाई था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इसका मतलब इसी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये वेक्टर है तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 50 इकाई, ठीक। और कितने एक्सेस के साथ कितने कोण पे होगा, तो 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगा। अगला सवाल क्या है कि चित्र में दर्शाए गए तीनों सदिशों का योग 0 है। सदिश योग 3, कौन सदिश है, 3 तो A, B, C, तीनों सदिशों का योग 0 है। एक तरह से आप कह सकते हैं OB, OC और OA, 3 ठो है सदिश, ठीक है ना। एक OB है, एक OA है और एक OC है। इन तीनों का योग 0 है, तो हमें सदिश OB का परिमाण बताना है और सदिश OC का परिमाण बताना है। तो देखिए इसका मतलब है कि जब ये योग 0 है, इसका सदिश योग 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में होने का मतलब ये है
कि इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है इसमें दिया हुआ है एक तो कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है 10 न्यूटन, यानी कहने का मतलब है कि जो ओ ए है मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन, उतना ही फोर्स इधर लगना चाहिए। और जितना फोर्स इधर लग रहा है यानी कि जितनी वैल्यू जो है फोर्स की इधर है उतनी इधर होनी चाहिए, यानी कि ओ ई बराबर ओ ए होना चाहिए और ओ डी बराबर जो है ओ बी होना चाहिए, तब जाकर के तीनों का योग क्या होगा 0 होगा। तो आप क्या करिए कि इसका ले लीजिए कंपोनेंट, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ओसी cos 45 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओसी sin 45, यानी कि ओसी sin 45 का मान 1/2 में 2 और ये हो जाएगा ओसी cos 45 1/2 में 2। ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड परिमाण पूछा है। तो देखिए ये अगर संतुलन की अवस्था में यानी तीनों सदिशों का योग 0 है तो इसका मतलब संतुलन में है। तो कहने का मतलब है कि OA का जो परिमाण है बल है वो क्या है OE के बराबर है, यही ना। तो OA 10 न्यूटन है, ठीक है ना, और OE की वैल्यू क्या है यहाँ पे OC 1/2 में 2, तो यहाँ से OC का परिमाण निकल जाएगा दूसरा वाला, ये जा करके उधर 10√2 हो जाएगा एक तरह से न्यूटन। उसी तरह से ये DO बराबर क्या हो जाएगा और OD बराबर क्या हो जाएगा OB मैग्नीट्यूड में, तभी तो ये तीनों का योग 0 होगा। कहा ना तीनों सदिशों का योग 0 है, OB OA OC। 0 होने का मतलब ये है कि जो जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर है उतना इधर लग रहा है और जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर है उतना इधर है, यानी कि ये जो पॉइंट O पे कोई चीज अगर है वो क्या इक्विलिब्रियम में है। तो OD की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है वो क्या है OC, OD की वैल्यू OC है 1/√2 और हमें चाहिए OB की वैल्यू, तो OB बराबर अभी OC की वैल्यू कितनी आई है 10√2 और 1/√2 ये कट जाएगा, तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगी 10 न्यूटन। देखो एक तरीका ये है कि जब ये O पे कोई भी पॉइंट अगर संतुलन की अवस्था में है तो ये देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे और ये क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो कहने का मतलब है कि इस पे नेट फोर्स जो होता है इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है 0 है। रिजल्टेंट 0 का मतलब है कि सभी फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, यानी इन तीनों का x डायरेक्शन में कितने फोर्स का योग और y डायरेक्शन में लगे फोर्सों का योग अलग अलग 0 होगा, यानी कि Rx = 0 Ry = 0। तो इस तरह से भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगर हमें Rx निकालना है तो देखिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे OB लेंगे क्योंकि किसी एंगल पे नहीं है। दूसरा की बात करते हैं, अब इस फोर्स को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये 90 डिग्री है इनके बीच का एंगल, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस फोर्स का इस डायरेक्शन में देखिए घटक क्या है OC क्या है इस फोर्स का इस डायरेक्शन में घटक क्या है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको इस डायरेक्शन में हम लाएंगे तो माइनस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे -OC cos 45 डिग्री, ठीक है ना, OC cos 45 डिग्री। तो ये चूंकि 0 है तो OB - OC और 1/2 में 2, यानी कि OB बराबर हो जाएगा OC 1/√2। अब हमें OC की वैल्यू चाहिए, यानी हमें पहले RY भी निकाल लेते हैं। तो RY को मिटा देता हूं, मैंने दो तरीका वही लगाया था लगाने का। तो यहां से देखिए अगर हम RY निकालते हैं तो देखिए इसका y डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कंपोनेंट 0 होगा, ये तो होगा नहीं OB का।
ओ ए का होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन माइनस के साथ होगा। क्या होगा? माइनस ओ ए। ठीक भाई, इस टोटल फोर्स इधर ही है तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 न्यूटन। भाई इसको इस डायरेक्शन में करेंगे तो आगे माइनस लगाना होगा। अब देखिए इसका इस डायरेक्शन में क्या है, तो वो तो पॉजिटिव के साथ है और वो है ओशी साइन 45 यानी कि 1/√2। चूंकि ये 0 है तो ये हो जाएगा ओसी अंडर, क्योंकि हमें रिजल्टेंट 0 दिखाना और -10 न्यूटन, तो यहाँ से ओसी बराबर क्या हो जाएगा? 10√2 न्यूटन। ठीक, और वही मान यहाँ पे हम रख देंगे। ये कट के कितना आ जाएगा? 10। ठीक, तो दो तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब अगला सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? दिया है P = Q = R, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि अगर P + Q = R तो P R के बीच की जो कोण है वो θ1 है। और फिर कह रहा है कि यदि P + Q + R = 0 है तब P R के मध्य कोण θ2 है। तो θ1 θ2 में संबंध क्या होगा? तो पहले हम चलते हैं, पहले जो हमें कंडीशन दिया है कि P Q = R। कहने का मतलब है कि P और Q और R वेक्टर से बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? समबाहु। यानी कि वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R। ठीक है ना? ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा इस हिसाब से, क्योंकि तीनों की जो लेंथ है मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। लेकिन अब हम बात करते हैं ये वाली बात, क्या रहा कि जब P + Q यानी कि P की डायरेक्शन और फिर Q की डायरेक्शन यानी कि P वेक्टर और प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर R वेक्टर है तो इसका मतलब ये दोनों साइड क्रम से ली गई हैं और ये विपरीत क्रम में ली गई है। ठीक है ना? और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए वेक्टर P और वेक्टर R के बीच का कोण कितना हुआ? 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब θ1 कितना हुआ? 60 डिग्री। θ1 क्या हुआ? 60 डिग्री। अब दूसरी कंडीशन में चलिए कि P Q तीनों वेक्टरों का योग जो है वो क्या है? 0 है। इसका मतलब है कि अब जो है हाँ तो समबाहु त्रिभुज ही है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन क्रम विपरीत, समान क्रम में है तीनों। यानी कि जो P वेक्टर है उसका क्रम, Q वेक्टर है उसका क्रम और जो R वेक्टर है उसका क्रम, तीनों का क्रम समान है, तभी तो तीनों का योग 0 है। यानी ये समान क्रम में लिए गए हैं। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान क्रम में होती हैं तो उनका सदिश योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? अब जो है P R के बीच का बनने वाला कोण निकालना है, θ2 क्या होगा? अब देखिए कि इस वेक्टर R को या तो वेक्टर R का शीर्ष और इसके पूंछ से, ये वाला तो न्यूनतम कोण है जिसको आप थीटा मानते हैं, तो इसका शीर्ष और इसके पूंछ से मिला होता है, तब दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने के लिए 180 माइनस थीटा यानी थीटा जो इनके बीच अंदर वाला कोण होता है, या आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो फिर क्या करिए कि इसको पैरेलली शिफ्ट करके आगे ले जाइए। तो ये वेक्टर R पैरेलली हमने शिफ्ट किया तो ये कोण कितना होगा? ये इन दोनों के बीच का कोण होगा, तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो थीटा कितना इस वक्त होगा? 120 डिग्री। तो कह रहा है कि θ1 θ2 में संबंध क्या होगा? तो चलिए हम θ1/θ2 अगर करते हैं तो ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री है, कट के क्या हो जाएगा? हाफ। यानी कि θ1 जो है 2θ2 के बराबर होगा। सॉरी ये θ2/2 होगा। θ2/2 यानी वाला ऑप्शन सही होगा।
तो हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो सवाल के रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी सी जो है वो जीरो वेक्टर है, यानी कि इन तीनों वेक्टरों को त्रिभुज की समान क्रम में ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब है इन सदिशों में से दो सदिशों के परिमाण बराबर है, ठीक है ना। क्या है, परिमाण बराबर है। तीसरे सदिश का जो परिमाण है इनमें से किसी एक परिमाण के वाले परिमाण का √2 गुना है, तो सदिशों के मध्य कोण क्या होंगे इन चारों में से। देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि a बराबर परिमाण जो है a बराबर b है। हम मान लेते हैं कि जो c है वो किसी एक के a का √2 गुना है, हम मान लेते हैं, ठीक। ये तो दिया हुआ है सवाल में, और ये चीज भी दिया हुआ है कि इनका जो है ये जीरो है। जीरो का मतलब है कि जो वेक्टर है वो समान क्रम में लिए गए, ये यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज बनेगा लेकिन उनको भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होने वाले जो ये वेक्टर हैं वो भुजाएं जो ली गई हैं वो समान क्रम में ली गई हैं। तो आप यहाँ से क्या करिए, सी को इस साइड ले आइए तो ये बचेगा ये, ठीक। अब इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो C का मैग्नीट्यूड यानी दोनों बोर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहाँ बचेगा C, मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा C, यानी C और इधर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे c स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो a ही स्क्वायर लिखिए, तो ये भी a ही स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा, ठीक। अब यहाँ से c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा, और c स्क्वायर c बराबर √2a है तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। अभी हो जाएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी 0, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो है 90 डिग्री। अब ये तो परिणामी है, यानी a और b के बीच का हमने एंगल, यहाँ पे थीटा जो है किसके बीच का कोण होता है a और b का, और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो साइड ली गई हैं वो समान क्रम में ली गई, अगर मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। और ये हम मान लीजिए वेक्टर v ले रहे हैं या a ले रहे हैं, जो भी ले सकते हैं, इसको वेक्टर a ही ले लीजिए और ये वेक्टर b, तो इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण होगा, ये तो पता चल गया क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री और ए बी के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। तो देखिए समान क्रम में ली गई है साइड और ये वेक्टर सी होगा, क्योंकि समान क्रम में ली गई है तभी इनका रिजल्टेंट क्या है 0 ये दिया गया है। बशर्ते हमने ए बी के बीच का कोण निकाल लिया, वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो पूछा है कि AB के बीच 90 डिग्री है, तो BC के बीच और AC के बीच क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी ये साइड इसके बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, तो ये 90 डिग्री है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। अब जाहिर सी बात है कि हमें BC के बीच का एंगल चाहिए, तो देखिए इसको क्या है पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए आगे वेक्टर b को, और ये वेक्टर इधर गया तो ये वाला इनके बीच का कोण होगा। तो अब क्या करें, पूरा 180 में से 45 घटा दीजिए, तो 180 माइनस 45 तो 135 डिग्री, तो यानी ये 135 डिग्री होगा। वही हाल इधर है, इसको थोड़ा सा पैरेलली आगे शिफ्ट कर दीजिए, ये वेक्टर सी यहाँ हो जाएगा, तो ये वाला एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री।
तो यानी कि एक एंगल 90 है, दो 135 है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। तो आप इस तरह के सवालों में जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अनुभव, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए अगले सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अज्ञात बलों का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि सभी बलों का योग शून्य हो। तो इसमें दो अज्ञात बल कौन है? x और y है, और दो बल हमें पता है, एक 10 न्यूटन का है, 15 न्यूटन का फोर्स है ना। यानी कि सभी बलों का सदिश योग, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या है? 0 है। तो इसका मतलब है कि जब सभी बलों का सदिश योग शून्य है तो इसका जो रिजल्टेंट है सभी बलों का परिणामी शून्य है, यानी कि सभी दिया हुआ बलों का क्या है? परिणामी क्या है? इसको हम r कहते हैं, वो 0 है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो कंपोनेंट rx 0 होना चाहिए और इसका y अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ये 0 होना चाहिए। ठीक है ना? बस इसी दोनों के सहारे हम जो है इसका x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सभी बलों का x कंपोनेंट लेते हैं। अब चलिए पहले x का लेंगे, तो x का x डायरेक्शन में x ही होगा, x ही होगा। और इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो चूंकि x के विपरीत डायरेक्शन में होगा तो माइनस हो जाएगा 15। इसका हम लोग इसी के डायरेक्शन में लेते हैं तो cos 53 डिग्री, और इसका इस डायरेक्शन में लेते हैं तो वो भी माइनस होगा क्योंकि अपोजिट है x के, तो माइनस y cos 37 डिग्री, और ये इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये वाला आप ट्रिपलेट जानते हैं कि अगर ये 3 और ये 4 5 हो तो ये 53 डिग्री होता है और ये 37 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए x माइनस 15 cos 53, cos 53 की वैल्यू मतलब होता है ये आधार बटे कर्ण, cos आधार बटे कर्ण यानी 3/5, और ये 37 में हो जाएगा 4/5। y एक बल ये, एक बल ये और एक बल ये भी है, कुल 4 बल है। तो ये हो जाएगा 4/5, और एक बल और है, सॉरी, इसका ये जो 10 न्यूटन है इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनके बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री, तो +0 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, 5×15 यानी x माइनस 33 के 9, और ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 5 0। ठीक है ना? हमने इस फोर्स का इस डायरेक्शन में लिया, इसका इस डायरेक्शन में लिया, इसका इस डायरेक्शन में तो वही है, और इसका जो 10 न्यूटन इसका इस डायरेक्शन में 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखा जाए तो 5x माइनस 5×9 = 45 माइनस 4y इक्वल टू 0, और यहाँ से देखा जाए तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 5, समीकरण 1 है ना। अब उसी तरह से हम ry का ले लेते हैं, ry इक्वल टू 0 करके, तो y डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा? अगर इस फोर्स इसका तो y डायरेक्शन में 0 होगा, x का y डायरेक्शन में 0 होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इस 15 वाले का क्या हो जाएगा? 15 sin 53 डिग्री, इसी डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन में है, और ये y वाले का इधर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका हो जाएगा y sin 37 डिग्री, और ये खुद इसी डायरेक्शन में है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 10 न्यूटन हो जाएगा माइनस, और x का तो उधर ले जाने के बाद 0 हो जाएगा, +0 इक्वल टू 0। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा sin 53, तो sin 53 माने लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण मतलब 4/5, y sin 37 यानी कि लंब बटे कर्ण,
यानी कि 3/5 -10 इक्वल टू 0। 5 3 15, 3 चौक 12 माइनस 3y/5 -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 5 12 25 60 माइनस 3y 10 25 50 इक्वल टू 0, यानी कि 60 माइनस 50 3y, यानी कि 10 बराबर 3y, तो y बराबर हो जाएगा 10/3 न्यूटन एक फोर्स। और यही y की वैल्यू यहाँ ले आके रख देंगे तो x मिल जाएगा। y की वैल्यू क्या है, 10/3 है 45। 5x बराबर हो जाएगा, उधर आके जुड़ जाएगा, ये प्लस 40/3, ठीक है ना। 10 चौक 40/3, यानी कि 5x बराबर ये 45 दूना 90, 135, और 135 प्लस 40/3, 35 40 70, 175/3। तो x बराबर हो जाएगा 175/15। अब 15 से काट दो, 15 एकम 15, 5 से कटेगा, 15 से 175 तो कटेगा नहीं, 15 एकम 15 बचेगा 2, 25 हुआ। तो इसलिए 5 3 15, 5 3 15, 5 25, यानी कि 35/3 इतना न्यूटन आएगा। तो एक आएगा 35/3, एक आएगा 10/3, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने जो है 5-6 सवाल लगाए। चलिए हम लोग अगला सवाल लगाते हैं, आखिरी सवाल लगाते हैं इस वीडियो लेक्चर का। लिखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, हर बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन मूल बिंदु के सापेक्ष स्वतंत्र होता है, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हम किसी प्लेन में अगर किसी बिंदु का पोजीशन अगर हम बताते हैं तो वो मूल बिंदु के सापेक्ष बताते हैं। किसी बिंदु की स्थिति अगर हम दर्शाते हैं तो एक्सिस 2 या 3, प्लेन में बताते हैं तो 2 एक्सिस चुनते हैं जो रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं, एक तरह से निर्देश बिंदु का काम करते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, जिसका कटान मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। तो जैसे ये कोई पॉइंट है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ तक का जो विस्थापन है उसको हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे उसका r1 वेक्टर है, कोई दूसरा पॉइंट है तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश को r2 से दर्शाते हैं। तो इन स्थिति सदिशों में जो अंतर होता है इसी को हम लोग विस्थापन सदिश कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये हुआ स्थिति सदिश और ये हुआ विस्थापन सदिश। अब ये और इन दोनों में कौन मूल बिंदु पर निर्भर करता है, रेफरेंस पॉइंट पर, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष कौन स्वतंत्र होता है। तो देखिए, ये जो विस्थापन सदिश होता है वो इन दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसका मूल बिंदु से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम पोजीशन यहाँ से यहाँ ले लें, यही उठा करके कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, और इसको उठा करके यहाँ कर दें, तो ये डिफरेंस में तो कोई अंतर नहीं आया, यानी विस्थापन सदिश वही का वही रहा, लेकिन ये बढ़ गया। यानी r1 r2 जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मूल बिंदु पर, यानी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, निर्देश बिंदु पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसमें से विस्थापन सदिश जो होता है वो मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्वतंत्र होता, इंडिपेंडेंट होता, और स्थिति सदिश निर्भर करता है इस पे, ये नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपका जवाब होना चाहिए विस्थापन सदिश। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तीसरे वीडियो लेक्चर में और बहुत सारा सवाल लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा शार्ट है, इसमें 5 से 6 सवाल इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग 10-15 सवाल या 10 सवाल से अब लेकर के आएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो क्या समेटने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।